अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। असल इम्तिहान अब आने वाला है। IMF से जिन शराइत पर हम चल रहे हैं उससे लगता ये है कि हमने ख़ुद को एक ऐसी दलदल में डाल लिया है कि जिससे अब निकलने का रास्ता जो है वो सुझाई नहीं दे रहा है। और इस बात के भी अंदिया जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम इस IMF प्रोग्राम के बाद, जो कि सितंबर में ख़त्म हो रहा है, एक और IMF प्रोग्राम में जाने के भी अंदेशे जो हैं वो लाहक हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो शराइत हमारे पर आयद की गई हैं उससे अब तक जो नतीजा निकला है, हुकूमत कुछ भी दावा कर ले लेकिन गुर्बत में इजाफ़ा हुआ है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है। ये कहें कि 5.37% ग्रोथ हुई है, अगले साल 6% पर जाएंगे। ये मामलात जो हैं वो उन चीज़ों के साथ मुमासलत नहीं रख रहे हैं कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। और यही वजह है कि अब जब IMF ये कह रहा है कि बिजली की कीमत में इजाफ़ा करना है और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब फरमा रहे हैं ज़्यादा नहीं होगा लेकिन हम करेंगे, वो ये भी फरमा रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो उन्होंने पेट्रोलियम लेवी की मद में 4 रुपये लीटर का इजाफ़ा करना है हर महीने, वो अब करना पड़ेगा। और वो ये बात कह रहे हैं कि अब मामला हमारे हाथ से निकल गया है और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफ़ा होगा। ये इजाफ़ा जो है ज़ाहिर है बिजली और पेट्रोलियम ये दोनों इजाफ़े जो हैं ये बराह रास्त जाके आवाम को जो है वो हिट करते हैं। उसके साथ साथ जब आप ग्रोथ की बात करते हैं, शरह नमू की बात करते हैं, तो फिर आपकी दरामदात जो हैं उसमें इजाफ़ा होगा। जब आपकी दरामदात में इजाफ़ा होगा तो उसके नतीजे में मामलात जो हैं वो इस हद तक जाएंगे कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, वो वाइडन होगा। और जब वो खलीज बढ़ेगी तो फिर आपको कर्ज़े की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपका डॉलर पे दबाव, रुपये पे दबाव आएगा, डॉलर की कीमत जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। अफ़गानिस्तान का बोझ ऑलरेडी हमारे सरों पर है। और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम 750 अरब के नए टैक्सों के जो बंदोबस्त है वो हम करने जा रहे हैं। जो इस्तिस्ना है, जिस तरीके से आप ख़त्म करते चले जा रहे हैं, ज़ाहिर है कि अगर उसको भी मिला दिया जाए तो ये तकरीबन एक साल में 1200 अरब रुपए का जो असर है वो आएगा। वो आवाम जो ऑलरेडी महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, क्या वो इसको अफोर्ड कर पाएगी? और दूसरी और अहम चीज़ ये है कि आपके सब कुछ कहने के बावजूद जो अफरात ज़र है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और जब ये चीज़ें होंगी तो इससे अफरात ज़र जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा और आपके जो दावे हैं वो कहाँ जाएंगे। और अभी तो ज़राअत के शोबे में भी इस साल आप जो बात रिकॉर्ड फसलों की कर रहे थे, अब जो फसलें आनी हैं उसके बारे में भी कुछ शकूक व शुबहात का इज़हार इसलिए किया जा रहा है कि ना यूरिया मुयस्सर हो सका ज़रूरत के मुताबिक और ना ही DAP इस्तेमाल की जा सकी है ज़रूरत के मुताबिक। ये चीज़ें जो हैं ये तकाज़ा करती हैं कि इस पर बड़ी संजीदगी के साथ बात की जाए। सियासी शोर होगा तो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये मामलात जो हैं यकीनन बहुत गंभीरता हैं। जब भी इस तरह की सूरत हाल दरपेश होती है तो फिर जानने के लिए, समझने के लिए जो नाम ज़हन में आता है, मेरे आज के वो मेहमान डॉक्टर हफीज़ पाशा, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। डॉक्टर साहब, पहले तो यहीं से ज़रा शुरू कर लें कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब 5.37%, 6%, मतलब ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं और चैलेंजेस जो हैं वो कितने सख्त हैं इन दावों की निस्बत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस साल के रवा साल के शरह नमू का जिक्र किया है, क्या होगा? हुकूमत यकीनन ये कहती रही है कि ये 5% से ज़रूर ज़्यादा होगा। साल के आगाज़ में ये बात कुछ मुनासिब लग रही थी, मगर अब जो है तकरीबन आप देखिए 7 महीने के बाद तस्वीर जो है वो काफ़ी बदल चुकी है। सबसे पहले आप अपने सनअती शोबे पे आ जाइए।
पहले 3 महीने इस साल के 5% इज़ाफ़ा तो हुआ था, मगर उसके बाद में आप ये देखिए कि गिरावट शुरू हो गई है और अक्टूबर और नवंबर में अगर आप दोनों मिला लें, तो शरह-ए-नमू जो है सनती पैदावार की वो तकरीबन 0 है। दूसरी तरफ आपने खुद इस बात का मुनासिब ज़िक्र किया कि ज़री शोबे में रबी की फसलें जो हैं, वो मुतासिर होंगी ज़रूर। अलबत्ता ये बहुत अच्छी बात थी कि कपास की जो फसल थी, वो माशाअल्लाह 30% बढ़ी है इस साल। और दूसरी तरफ जो है कि अब खतरा ये है कि गंदम की फसल ख़ास तौर पे मुतासिर होगी। तो इससे आपका ज़री शोबा जो है, उसमें मुश्किल से 3.5% शरह-ए-नमू हासिल हो सकता है। ये सब मिला लें, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो एक वक़्त बूम में था, अब सीमेंट की जो सेल है वो गिरना शुरू हो गई है। यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी अब कुछ कमी आना शुरू हुई है। लिहाज़ा हम सब का अंदाज़ा ये है कि जिन्होंने इस इकॉनमी को पिछले 30-35 साल से देखते रहे हैं, हमारा अंदाज़ा ये है कि 3.5 से 4% अगर शरह-ए-नमू इस साल हो जाए, तो वो बहुत मुनासिब होगा। डॉक्टर साहब ये 3.5 से 4% जो है वो आपने बात की है। वर्ल्ड बैंक जो है वो 4.5% IMF भी उसके इर्द गिर्द की बात कर रहा है। क्या ये हम अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि हमारी शरह नमू ये होगी, आमदन में इजाफ़ा होने जा रहा है और बड़ा कोई इनकलाब जो है वो आ जाएगा? हालत ये है कि सांस लेना दुश्वार हुआ है। जी, मुझे अफ़सोस से ये कहना पड़ता है कि एक तरफ तो शरह-ए-नमू आपने पिछले साल का ज़िक्र किया कि ये 5.5% के लगभग पहुँच गया था। मगर उसकी जो तरीक़ा जो बनाया गया पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो कुछ हद तक नामुनासिब था और पिछले साल भी शरह-ए-नमू जो है, वो मुश्किल से 4.5% हो सकता है। तो लिहाज़ा कुछ अब ये असरात आने लगे हैं और लग ये रहा है कि हमारी हुकूमत जो है, वो कुछ हद तक शरह-ए-नमू को बढ़ा-चढ़ा के दिखाना चाह रही है, ताकि ये एहसास हो कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, जो कि नहीं हुए हैं। उसके ऊपर जो इससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात ये है कि आपका जो अफ़रात-ए-ज़र की रफ़्तार है, वो पिछले महीने 13% हो चुका है और जो गरीब तबका है, उनके लिए जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बता रहा है कि 19% से ज़्यादा जा चुका है। इस कदर इज़ाफ़ा होना शरह-ए-नमू में अफ़रात-ए-ज़र में, उसका नतीजा तो यकीनन लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा और उसके नतीजे में लोग बहुत परेशान ज़रूर होंगे। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफ़ीज़ पाशा से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान डॉक्टर हफ़ीज़ पाशा, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, उनसे हमारी गुफ्तगू जा रही है। और ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि हुकूमत जो है वो शरह-ए-नमू का जो इदाद व शुमार है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। हकीकत इससे मुख्तलिफ है। अब दूसरा सवाल जो पैदा हो रहा है और जो बुनियादी अहमियत का हामिल है डॉक्टर साहब, वो ये है कि इस चीज़ का एतराफ़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब कर रहे हैं कि जनाब बिजली की कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफ़ा होगा। हमारे बस से बाहर हो गया है। अब हम मज़ीद सेल टैक्स जो है उसमें कोई कमी नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर है 4 रुपये लीटर बढ़ाने का एक तरफ मुआहिदा भी आपका है और अब आपको बढ़ाना है। ये फैक्टर्स जो हैं ये अब आने वाले हैं।
ये अब चंद दिनों की बात रह गई है, ये आने वाले हैं। ये दो अवामिल जो हैं, ये जो 13% और 21% का अफरात ज़र की शरह है, उसके साथ क्या खलवाड़ करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा फिर से कि इस वक्त कोई इम्कान नहीं है कि आपके अफरात ज़र में कमी आएगी। ख्याल ये था कि सारी दुनिया भर में ओमिक्रॉन की वजह से कीमतों में कमी आना शुरू हो जाएगी, मगर नुमाया तौर पर ऐसी कोई चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई है। अलबत्ता तेल की कीमत $90 फी बैरल तक पहुंच गई, और अगर आपको, जो आपने आईएमएफ के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है कि हर महीने आपने ₹4 बढ़ाना है, पिछले में इस महीने तो आपने नहीं बढ़ाया, तो आप पीछे चले गए हैं। आपको हर महीने बढ़ाना है, और दूसरी तरफ आपको सेल्स टैक्स जो तकरीबन ना होने के बराबर हो चुका है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, उसे आहिस्ता आहिस्ता वापस भी लाना है। नतीजा ये है कि खतरा इस वक्त मौजूद है कि अगर आपकी तेल की कीमत $90 फी बैरल रहती है कुछ अरसा, उसके बहुत से वजूहात हैं, यकीनन आप जानते होंगे, रशिया यूक्रेन वगैरह के मसाइल वगैरह ऐसी चीज़ें हैं। तो उसके नतीजे में जो आपकी कीमत है मोटर स्पिरिट की, पेट्रोल की, वो तकरीबन तकरीबन 8 से 10% बढ़ सकती है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि से बिजली की चाहूँगा ये निर्ख दोबारा रिपीट करें, आपने ये बात जो कही है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो फ़ी लीटर कितना आप इजाफे की बात कर रहे हैं? 8 से 10%। 8 से 10 रुपये फ़ी लीटर हर 15 8 से दिन के 10 बाद? फीसद, यानी कि उस 10%, थोड़ा अच्छा, उससे भी ठीक है। ज्यादा, यानी कि 11 से 14 रुपए बढ़ सकता है कीमत। दूसरी तरफ बिजली की निर्खों में आपने मार्च के महीने में जब आपने एग्रीमेंट किया था आईएमएफ के साथ, तो आपने उस वक्त ये तय किया था कि हम इसको निर्ख जो हैं उनको ₹4.95 से बढ़ाएंगे फी किलोवाट आवर। आपने बढ़ाया ₹1.95, तो यानी कि ₹3 का इजाफा अभी तक रह गया है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है वो आसमान तक पहुंच रहा है, 3.5 से ₹4 फी किलोवाट आवर। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स खुद ये कह रहा है कि जो हमारे मिडिल क्लास घराने हैं, उनकी कीमत जो है बिजली की वो 56% बढ़ी है, खुदा न खास्ता। और अगर ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज और बेस टैरिफ में इजाफा होता रहा, तो पता नहीं कहां तक ये जा सकता है। लिहाजा इस वक्त खतरा बहुत मौजूद है कि जो आपका इन्फ्लेशन रेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो इस वक्त 13% था पिछले महीने, ये खुदा न खास्ता इससे भी बढ़ सकता है। और अब ये पता नहीं कि कहां तक पहुंचेगा, मगर यकीनन इजाफा होने का बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये बात कही जा रही थी कि सनती शोबा जो है उसने परफॉर्म किया, आपने बताया कि वो भी अब सिफर पर आ गया है। गैस का इशू जो है वो इस वक्त बरकरार है, और जाहिर है कि दिखाई ये देता है कि इस महीने के आखिर तक इस बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा। फिर गर्मियों ज़रा मौसम तब्दील होता है तो फिर कोई सूरत हाल बेहतर होगी। कंबाइनिंग बोथ, अब बिजली, गैस और ये पेट्रोलियम, तो फिर ये जो आप कह रहे हैं कि जी हमारी शरह नमू 6% हो जाएगी, अब हम बड़ा एक जिसे कहते हैं मईशत को जो है वो तहरीक दे देंगे और दे रहे हैं, वो फिर शौकत तरीन साहब कहाँ से ये दावा कर रहे हैं? देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब माशाल्लाह एक बड़े दबंग शख्सियत हैं। उन्होंने आईएमएफ से नेगोशिएशंस करने से पहले कहा था कि मैं जो शरायत मुझसे पहले जो टीम थी जो मान्य था वो मैं नहीं करूंगा। उन्हें
तकरीबन हर एक चीज करना पड़ा है। आईएमएफ ने बिल्कुल सख्ती का अंदाज दिखाया है और अब जो रिपोर्ट आई है कि आने वाले रिव्यू जो है 7वां, 8वां और 9वां आखिरी, उसमें बेशुमार सख्त शराइत रखे गए हैं और हुकूमत ने उन्हें माना है। तो मुझे ये बात की बड़ी परेशानी रहती है कि हुकूमत कहती कुछ है और होता कुछ और है। हुकूमत को मेरी एक नाचीज शख्सियत की गुजारिश ये है कि खुदा के लिए ज्यादा कहना आप नामुनासिब है इस वक्त। आप हालात को आहिस्ता आहिस्ता संभालने की कोशिश करें और फिर देखें कि क्या होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आप चूँकि वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो इधर फिट आते हैं। आपने कहा कि हुकूमत कहती कुछ और है, होता कुछ और है। इसका मतलब बुनियादी तौर पे यही है कि हुकूमत झूठ बोलती है। अब गुजारिश ये है कि ये जो सिचुएशन है अवामी सतह के ऊपर, ये हिजान अंगेज़ी जो है, ये आपको दिखाई देता है कि सस्टेनेबल है? देखिए, इस बात पे हम सब परेशान हैं और खतरात और बढ़ेंगे। कुछ मैं आदाद शुमार आपके सामने पेश करूंगा तो आप कोशिश करिएगा ज्यादा परेशान ना हो। इस साल हमें बाहर से जो पैसे चाहिए डॉलर, ये जो 6 महीने जनवरी से चाहिए हमें जून तक, तकरीबन 12 अरब डॉलर। अगले साल आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन करके हमें दिया है कि हमारे जो कर्जों की वापसी और जो करंट अकाउंट डेफिसिट और आईएमएफ को भी जो पैसे वापस करने हैं, अगले साल वो कह रहे हैं कि आप पर ये बोझ जो है 30 अरब डॉलर का पड़ सकता है। यानी कि 18 महीने में आपको 40 से भी ज्यादा अरब डॉलर का इंतजाम करना है बाहर से। ये कैसे होगा? मेरे सामने ये इस वक्त हमारी माशी हालात का सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल है जिसका मेरे पास कम से कम जवाब नहीं है। नाज़रीन, डॉक्टर हफीज़ पाशा साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना से हमारी गुफ्तगू जारी है। ये एक परेशान कुन नोट के ऊपर हम ये ब्रेक ले रहे हैं कि वो ये बात कह रहे हैं कि अगले 18 महीनों में पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर का बंदोबस्त करना है। ज़ाहिर है ये बंदोबस्त अंदर से नहीं होगा, ये बंदोबस्त अपने वसाइल से भी मुमकिन नहीं है और ये मज़ीद कर्ज़े जो हैं ये लेने पड़ेंगे। अब ये मज़ीद 40 अरब डॉलर अगले 18 महीनों में कौन देगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान डॉक्टर हफीज़ पाशा साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये डूम्स पीरियड है पाकिस्तानी मईशत के लिए? बहुत मुश्किल वक्त खुदा न खास्ता आ गया है और इसमें इजाफा हो सकता है। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि हम ये बात तो कर रहे हैं, आप ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ की भी वजाहत कीजिए कि अगर मैं पूछूं कि उम्मीद की किरण और ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन जो आपके सामने है, एक तो यह है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम को मुकम्मल करें और फिर आने वाले साल में आप फिर से एक 23वां आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ जाएं 3 साल और के लिए, इसलिए कि आपको जरूरत है उस लिहाज से। मगर अगर आप ये कोशिश करते हैं
कि हम अपना जो निज़ाम है उसमें कोई तब्दीलियां ऐसी लाएं जिससे हमारा जो सेल्फ रिलायंस का पहलू है वो इसमें इजाफा होगा। उसको हासिल करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके जो दरामदाद हैं वो तकरीबन 70 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं और मुश्किल से आपके जो बरामदाद हैं वो 30 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। ये जो खसारा है 40 का जो मैं कह रहा हूं, ये खुदा न खास्ता इससे भी ज्यादा हो सकता है। आपको अपने दरामदाद को कम अज कम 15 से 20% कम करना ही पड़ेगा और शायद हमें वो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जो श्रीलंका ने किया है पिछले दिनों कि नॉन एसेंशियल आइटम्स और कुछ ऐसे जो बिल्कुल जरूरी कम हो उन पर कोटाज लगाना पड़ेगा। ये एक सख्त इक़दामात हैं मगर मजबूरन शायद करना पड़ेगा, इसलिए कि फाइनेंसिंग जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ टैक्स के निजाम में मैं तो ये समझता हूं कि ये सेल्स टैक्स वगैरह जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने जो रिडक्शन किया है उसमें एग्जेम्पशंस वगैरह में ये काफी हद तक नामुनासिब था। जो मुनासिब है वो ये है कि हमने बेशुमार मरात हमारे शुरफा को दिए हुए, हैरत अंगेज आपने दिए हैं टैक्स बेनिफिट्स, कंसेशंस और रिलीफ। कम अज कम 1500 अरब ये आप अगर निजाम को ठीक करते हैं और जो आपने कंसेशंस दिए हुए हैं बोथ फेडरल गवर्नमेंट भी और खास तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, उन सब को खत्म करना पड़ेगा। ये दो सख्त इक़दामात लेंगे तो हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता IMF के पंजे से निकलने की कोशिश फिर हो सकेगी। डॉक्टर साहब, एक तो ये फरमाइएगा, ये जो आप 1500 अरब रुपए के इस्लाहात का जिक्र कर रहे हैं, कंसेशंस का जिक्र कर रहे हैं, अगर ज़रा आम आदमी के समझने के लिए, क्योंकि वो बेचारा तो सांस लेने के अलावा हर चीज़ पर टैक्स पे कर रहा है और फिर शिकवा है कि टैक्स नहीं दिया जाता। अब तो 17% हो गया है बहुत सारी अशिया के ऊपर, और जाहिर है कि आप जो चीज़ भी ख़रीदते हैं उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये जो 1500 अरब रुपए के आप कह रहे हैं कि कंसेशंस दिए हुए हैं, ज़रा इसकी तो निशानदेही कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको हमारे जो जमींदार तबका है उनके बारे में जिक्र करूंगा। इस वक्त हमारे मुल्क में आपको शायद हैरत होगी कि 1% जो किसान हैं उनके हाथ में 22% जमीन है। ये वो अमीर तबका है हमारे ज़री शोबे में। सालाना उनकी आमदनी नेट कह रहा हूं मैं, हर खर्चे के बाद 1000 अरब है। और एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है, जो ज़री शोबे पे इनकम टैक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कलेक्ट करते हैं, मुश्किल से उस 1000 अरब से वो 2 या 2.5 अरब उठाते हैं कलेक्शन। दूसरी तरफ आप हमारे बड़े शहरों में आ जाइए, खास तौर पे बड़े बड़े घर, खूबसूरत लग्जरी हाउसिंग, बेहतरीन लोकेलिटीज में उनकी जो वैल्यू है वो तकरीबन जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज हैं इन बड़े बड़े घरानों के 4-4 कैनाल इस तरह के प्लॉट्स पर, उनकी जो कदर है, वैल्यू है, वो 20,000 अरब है। और प्रॉपर्टी टैक्स हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इतना कलेक्ट करते हैं, खींच खांच के
9 अरब। इससे ज्यादा गैर मुसावात का निजाम नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है कि जो आपका सबसे अमीर तबका है उसको पाकिस्तान का साथ देना है पूरे तौर पर, और जो जायज टैक्सेस हैं वो बढ़ाएं। और अगर ऐसा होता है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अवाम पे पड़ रहे हैं, अब आपको हैरत होगी कि हमने चीनी पर, घी पर, हर चीज पर 17% टैक्स लगाया हुआ है, ये सब खत्म करें। निजाम में तब्दीली लाएं। डॉक्टर साहब, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया, मेरा आपसे एक सवाल है और प्लीज़ इसका ज़रा बड़ा सख्त जवाब देना चाहें, जिन अल्फाज में जवाब देना चाहें ज़रूर दें। टैक्स 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 का शोर मचाया जाता है। जो बंदा घी पर टैक्स दे रहा है, चीनी पर टैक्स दे रहा है, बिजली पर टैक्स दे रहा है, गैस पर टैक्स दे रहा है, पेट्रोल पर टैक्स दे रहा है, रोड टैक्स दे रहा है, घर का टैक्स दे रहा है, पानी का टैक्स, मतलब सांस लेने के अलावा हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? साफ जवाब मेरा ये है कि अब अगर हमें पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो ये जो मरात आपने शुरफा को दिए हुए हैं, हैरत अंगेज, दुनिया के शायद किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। आपको हैरत होगी कि इनकम टैक्स में हम 35% का रेट, जो हाईएस्ट रेट है, वो किस आमदनी पे लगाते हैं? 7.5 करोड़ किसी एक शख्स की आमदनी हो साल में तो वो उस लेवल तक पहुंचता है। हैरत अंगेज मरात हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन इन मरात पे दिया था तकरीबन 6-7 महीने पहले। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत कहे कि वेरी गुड, मगर इम्प्लीमेंटेशन बजट में बिल्कुल नहीं हुई। उसके बरक्स आपने जाके सेल्स टैक्स के निजाम में और दवाइयों पर लगा दिया, आपने खाने पीने की चीजों पर लगा दिया। तो निजाम में मुसावात की जरूरत आ चुकी है सख्त। इससे ज्यादा सख्त अल्फाज में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने किताब लिखी है चार्टर ऑफ द इकोनॉमी, उसमें मैंने एक एक डिटेल में बताया है कि क्या मरात हैं। बस अब नियत चाहिए, कोशिश चाहिए, सियासी ताकतें और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर एक बहुत मुनासिब और मुसावात पसंद टैक्स निजाम लाएं, और जो इंपोर्ट्स दरामदात कर रहे हैं 70 से ज्यादा अरब डॉलर की, उनको कम करें। 6 महीने 1 साल के लिए गाड़ियों की इंपोर्ट बंद कर दें, बड़ी गाड़ियों। इस तरह के इक़दाम आपको करने हैं। मैं इस दुखी इंसान दिल से कह रहा हूं कि खुदा के लिए हम बहुत ही मुश्किल हालात में जाने का खतरा देख रहे हैं। बड़े इक़दाम की सख्त से सख्त अब जरूरत है। बहुत शुक्रिया आज डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर हफीज़ पाशा। उनकी गुफ्तगू सुनी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के दावे अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के बारे में खौफनाक हक़ाइक़ यही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।